हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी पहले वोटर खरीदती है फिर विधायक, सरकार तोड़ो और सरकार बनाओ है इनका काम। झारखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 58 दिन के बाद कोरोना के मरीज 100 के पार, बढ़ रहे एक्टिव केस। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित। होली और शब बारात पर्व शांतिपूर्वक मनाने की अपील। थानाध्यक्ष सहित एसआई मौके पर रहे मौजूद। कौशल विकास योजना के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दाऊदनगर प्रखंड कार्यालय में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला। छात्रों को दिया जा रहा बेहतर अवसर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हसनपुर विधायक और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते दिन सत्ताधारी दल के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को सुनकर ये लोग तिलमिला जाते हैं, उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। जिस तरह से सदन में मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पीकर के साथ बदतमीजी की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा कि देश भर के अलग अलग राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही होती है, लेकिन बिहार विधानसभा जैसे हालात नहीं होते। सदन में विपक्ष को अपमानित किया जाता है, हाउस में किसी को बोलने नहीं दिया जाता। नेता प्रतिपक्ष जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें कई चीजों से वंचित किया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। बीजेपी मंत्री रामसूरत राय के गांधी मैदान में फरिया लेने वाले बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि ये जितने लोग हैं ये सब गुंडे हैं। पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये गुंडागर्दी करने में लगे हैं। तो चलिए, सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं तेज प्रताप यादव कि सदन के अंदर विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता, तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जब खड़े होने के लिए बोलते हैं तो फिर उन्हें उनकी आवाज को दबाया जाता है। क्या थोड़े से अनभिज्ञ हैं सदन की कार्यवाही से? क्योंकि जो ये बातें कह रहे हैं इससे थोड़ी हट के तस्वीरें हैं सदन के अंदर की। शशांक, देखिए, तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव की अगर पहचान की बात की जाए, तेज प्रताप यादव है कौन? तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। इसके अलावा अगर उनकी कोई पहचान की, राजनीतिक पहचान की बात की जाए तो शायद वो शून्य है। राजनीतिक और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं उसकी जानकारी की बात की जाए तो मैं कोई नहीं होता, क्योंकि एक माननीय विधायक हैं, उनके किसी जानकारी पर, उनके ज्ञान पर सवाल उठाने वाला। लेकिन विधायिका कैसे चलती है और विधायिका में उनकी भागीदारी कितनी है एक विधायक के रूप में, ये जानना दिलचस्प हो गया। इस बार लगभग 20 दिन सदन चल चुका है। 20 दिन सदन, 1 महीने से ज़्यादा सदन चलते हुए हो गया और 20 वर्किंग डेज हो गए हैं। तेज प्रताप यादव जो हसनपुर से विधायक हैं, उन्होंने जनता से जुड़े कितने सवालों को एक विधायक के रूप में उठाया, ये एक प्रश्न है, ये रिकॉर्ड की बात है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को जब जैसा मन होता है वैसा वो बयान देते हैं। वो राजनीतिक बयान भी देते हैं, चूँकि जो बातें पहले चल चुकी होती है उसको 2-3 दिन बाद बोलते हैं। उसके बाद अपनी पार्टी के अंदर ही वो एक बार राजद कार्यालय पहुंच गए थे और वरिष्ठ जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए, डिकोरम की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष प्रोटोकॉल में काफ़ी बड़ा होता है एक विधायक से, लेकिन जिस तरह पार्टी ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने जगदानंद सिंह जो बहुत वरिष्ठ नेता है, लालू प्रसाद यादव के समकक्ष बराबर के बैठने वालों में से माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव भी शायद उनसे कभी ऐसा बिहेव किया हो, लेकिन तेज प्रताप यादव ने राजद कार्यालय पहुंचकर जो जगदानंद सिंह का एक तरह से अपमान सा कर दिया था। तो जो व्यक्ति अपने घर के किसी जगदानंद सिंह जैसे व्यक्ति का अपमान कर सकता है, वो सदन के अंदर सम्मान और अपमान की बातें करे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन एक राजनीतिक दल और पॉलिटिकल विरोधी होने के नाते उनकी कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, उस पर गौर भी किया जा सकता है। जैसे विधानसभा के अंदर जिस तरह के परिदृश्य हुए बीच में,
वो तमाम परिदृश्य ऐसे थे जिसको कोई भी शोभनीय नहीं कह सकता है, उसकी हमेशा निंदा की जानी चाहिए। सम्राट चौधरी वाला जो मामला था, या कई बार स्पीकर की तरफ उंगली उठाकर बात करने की मामला था, स्पीकर ने भी कई बार वरिष्ठ मंत्रियों को, डिप्टी सीएम तक को फटकार लगाई, वो भी मामला था। तो देखिए सदन के अंदर की बातें थी, और सदन के अंदर सम्राट चौधरी, उसी सदन के अंदर उसी दिन सम्राट चौधरी ने माफ़ी भी मांगी। तो कहीं ना कहीं पूरा सदन सम्राट चौधरी के खिलाफ हो गया था, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। सत्ता पक्ष के तमाम लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, उस चीज़ की निंदा की थी और कंडेम किया था। खुद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी खड़े होकर कहा था कि जो कुछ भी आज आसन के साथ हुआ है वो कहीं से भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, कहीं से भी उसकी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और इस बात से मंत्री भी क्षोभ हैं, मंत्री को भी खेद है, और मंत्री ने खड़े होकर सदन में माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव एक पॉलिटिकल बातें, जो घिसी पिटी पॉलिटिकल बातें वो करते हैं, जो बातें बीत चुकी हुई करते हैं, क्योंकि इस बार का जो सदन है, जिस दिन सम्राट चौधरी वाला वाकया हुआ सागर, उस दिन की बात अगर देखी जाए तो तमाम विपक्ष ने एक बात कही थी, बड़ी रिमार्केबल बात कही थी कि काफी दिनों के बाद, यानी कई सालों के बाद ऐसा हुआ है जब विपक्ष को विधानसभा में मजबूती से आवाज रखने का मौका मिला है। तो वही तेज प्रताप यादव उसका कंट्राडिक्ट बयान दे रहे हैं। तो उनके बयानों को उनकी पार्टी के अंदर भी लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, सरकार गंभीरता से ले, इसका सवाल नहीं उठता है। क्या यही वजह है कि जो छवि तेज प्रताप यादव अपनी बनाए हैं, तेजस्वी से उनकी छवि थोड़ी अलग है, उतनी अहमियत उन्हें नहीं दी जाती है। बिहार के अंदर भी शशांक आपने देखा होगा, अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग रूपों में नजर आना, ऐसी बयान देना जिसका ना कोई आधार हो, ना कोई हाथ पैर उस बयान का होता है। तो क्या इस छवि से ऊपर उठना होगा तेज प्रताप यादव को, या फिर छोटे भाई से कुछ राजनीति का ज्ञान इन्हें लेना चाहिए? शशांक, देखिए तेज प्रताप यादव बड़े लड़के हैं लालू प्रसाद यादव के। राजनीतिक विरासत अगर कहीं जाती है, अगर राजनीति में विरासत होती है, लोकतंत्र में विरासत होती है, अगर वो विरासत शिफ्ट होती है तो वो तेज प्रताप यादव के पास जानी चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने कामों से, अपने तरीकों से, कभी वो शंकर भगवान बन के घूमते रहते हैं शहर में, कभी कृष्ण भगवान बनकर घूमते रहते हैं। भक्ति में, आराधना में लीन होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पब्लिक जेस्चर जिस तरह वो शो करते हैं वो कहीं ना कहीं उनको गंभीर व्यक्ति होने पर संदेह पैदा करता है। और ऐसे में ही यही कारण है कि पार्टी के अंदर भी वो हाशिए पर है। एक छोटे से फैसले के लिए उनको बगावत करनी पड़ती है घर में, और अभी चूंकि घर है, उनकी माँ है, उनके पिता है, तो उनके बच्चों जैसी जिद पार्टी के अंदर कभी कभी पूरी भी हो जाती है। लेकिन पार्टी के अंदर संगठन पर, चाहे विधायकों पर, कहीं भी उनका एक स्ट्रांग होल्ड नहीं है। पार्टी के तमाम काम, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या तमाम ऐसे काम है, कहीं कहीं पे ऑर्नामेंटल एक तरह से उनको रखा गया है, लेकिन आमतौर पर उनकी कहीं ना तो दखल है, ना कहीं पकड़ है। यही बात है विधायक दल में और संसदीय दल में भी यही स्थिति है। पार्टी के किसी भी नीतिगत फैसले में, चाहे वो एमएलए एमपी का चुनाव का टिकट देना हो, चाहे एमएलसी का चयन हो कि किनको एमएलसी भेजना है, किसको राज्यसभा भेजना है, या फिर तमाम तरह की पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में इनकी कहीं से दखलंदाजी नहीं होती है, या कहीं इनका कहीं पर पकड़ नहीं होती है। तो ऐसे में पार्टी भी इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, बाहरी बातों को तो छोड़ दिया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि वो एक विधायक हैं, और विधायक के नाते उनको अधिकार है सदन के अंदर और सदन के बाहर बोलने का, लेकिन वो सदन के अंदर आखिर क्यों नहीं बोलते? और जब भी बोलते हैं वो पॉलिसी या किसी समस्या या उन चीज़ों से हट के प्रश्नोत्तर काल और शून्यकाल में तेज प्रताप यादव ने कितने सवाल उठाए, ये भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अगर राजद की बात की जाए तो राजद में अब एकमात्र बड़े नेता और एकमात्र कहा जाए कि एक्सेप्टेबल नेता जो है, स्वीकार जिनको है, वो तेजस्वी यादव हैं। तेज प्रताप यादव को सिर्फ पहचान इतनी है कि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। जनता के मुद्दे सुनकर सभी तिलमिला जाते हैं, ये कहना था तेज प्रताप यादव का। लेकिन होली से पहले राजधानी की वर्किंग वुमेन्स को रांची नगर निगम ने एक नई सौगात दी है। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में पिंक एक्सप्रेस अब शुरू की गई। निगम की मेयर आशा लकड़ा ने फीता काटकर बस को रवाना किया। यह बस शहर में निगम के महत्वपूर्ण रूटों पर चलेंगे। शुरू किए गए सेवा में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर महिला कंडक्टर तक की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि महिलाएं महफूज हो सकें। चलते वक्त जब वो अपने घरों से निकलती हैं तो ये सोचे कि हाँ, मैं सुरक्षित हूं अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश की इन सड़कों पर, इन गलियों में। नगर निगम क्षेत्र में बजट
महिलाओं के लिए सौगात दिया है। जिस तरह 2 बसों का परिचालन कचहरी चौक से लेकर के दूसरा चौक तक चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था गाड़ी सिर्फ डोरंडा तक जाती है, अगर दूसरा चौक तक जाती तो बहुत अच्छा होता। तो आज महिलाओं के लिए स्पेशल 2 बस हम लोग किए। आगे हम लोग फिर से इस बस को बढ़ाएंगे ताकि पूरे रांची क्षेत्र में घूम पाए। जैसे MG मार्ग पर नहीं, लेकिन करमू बाईपास हो गया, आपका काटा टोली की तरफ हो गया, तो हर क्षेत्र में बस दौड़ पाए, महिला के लिए स्पेशल हो पाए, ये हम लोग ने प्रयास किया है। और इसके लिए हम लोग बजट में भी कहीं न कहीं प्रावधान कर रहे हैं ताकि रांची शहर में ये बसों को भी हम लोग CNG PNG के माध्यम से जोड़ देंगे। रांची नगर निगम ने एक नई सौगात दी है महिलाओं के लिए तोहफा, और ये तोहफा वाकई में बेहद अच्छा है महिलाओं के लिए। कुमार कामेश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के लिए, माफ करेगा, लाइव में जुड़ गए हैं। कामेश, जिस तरह से एक बड़ी सौगात नगर निगम की तरफ से ताकि महिलाएं महफूज रह सकें प्रदेश के अंदर, क्योंकि लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इससे क्या कुछ हद तक इसमें गिरावट आएगी और ये पहल कितनी कारगर साबित होने वाली है रांची वासियों के लिए, रांची की महिलाओं के लिए? कामेश। देखिए सागर, रांची नगर निगम में जिस तरह से कल 2 पिंक बसों का उद्घाटन किया। कल रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और स्टैंडिंग कमेटी से ठीक पहले, या यूं कहे कि होली से ठीक पहले राज्य की महिलाओं के लिए, खासकर राजधानी के महिलाओं के लिए नगर निगम ने जो तोहफा दिया है वो बिल्कुल ही सराहनीय कदम है। रांची नगर निगम देखिए, राजधानी रांची में देखिए आए दिन ऐसे आपराधिक वारदातें होती थी जिसको लेकर महिलाएं चिंतित होती थी, लेकिन जिस तरह से कल रांची नगर निगम की मेयर, उप मेयर और जिस तरह से नगर आयुक्त ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बेहतर तोहफा दिया है पिंक बसों का। इन पिंक बसों के उद्घाटन के साथ ही यहां की महिलाएं उत्साहित थी और पहली बार यात्रा करने वाली कई महिलाएं ऐसे नहीं बोली कि नगर निगम के द्वारा यह बिल्कुल ही सराहनीय कदम है। और जिस तरह से अगर बात की जाए पिंक बसों की खासियत की बात की जाए तो पिंक बसों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही, इसमें सिर्फ महिलाएं ही यात्रा कर पाएंगी और महिलाओं के साथ साथ इसमें जो कंडक्टर होंगे वो भी महिला होंगे और एक निश्चित गंतव्य तक ही ये बसें जाएंगी, उसके बाद ये फिर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इसके किराए के लिए तो 5 से 7 किलोमीटर के किराए के लिए इसका किराया मात्र 5 रुपया रखा गया है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची में कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए, जीविका उपार्जन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है या एक उन्हें ऑफिस जाना होता है। तो ये इन बसों के परिचालन से उन महिलाओं को ज्यादा लाभदायक है, उन महिलाओं को ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी रोजमर्रा के जीवन के लिए बाहर निकलती है और अपने कामों पे जाती है। साथ साथ स्कूली छात्राएं या कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं जो बाहर निकलती है और उनको अपने गंतव्य तक जाना होता है, उन महिलाओं के लिए भी एक बड़ी पहल है रांची नगर निगम के द्वारा। और खासकर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से इसमें जिस तरह से महिलाओं के द्वारा ही इसको पूरी तरह से ऑपरेट किया जाएगा और जिस तरह से रांची नगर निगम की मेयर ने कल जिस तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में 2 बसों के साथ साथ और भी दिनों में जो है इन बसों की, पिंक बसों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। और स्टैंडिंग कमेटी की जिस तरह से बैठक हुई, इस बैठक में भी निर्णय लिया गया कि झारखंड की राजधानी में पिंक बसों का परिचालन बहुत ही निहार थे और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है रांची नगर निगम के द्वारा। और पिंक बसों के परिचालन होने से जहां एक और राज्य की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित होगी, राजधानी रांची की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और अपनी यात्रा को सुरक्षित तौर पे अपनी यात्रा को पूरी कर पाएगी। लेकिन देखिए, जिसमें अभी कई खामियां हैं। दो तरह के दो पिंक बसों का परिचालन के लिए नगर निगम ने सहमति दे दी है और ये सिर्फ एक निश्चित रूट पे चलेगी। लेकिन राजधानी रांची में कई ऐसी रूटें हैं जहां पे महिलाओं का परिचालन रोज होता है, महिलाएं उन जगहों पे अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकलती है। तो नगर निगम को यह प्रयास करना चाहिए कि रांची में जितने भी मुख्य रूटें हैं, मुख्य रूटों पर पिंक बसों का परिचालन हो, जिससे कि इन महिलाओं को सुविधा मिल सके और महिलाएं सुरक्षित यात्रा कर सके। हालांकि रांची नगर निगम के क्षेत्र में कई पिंक ऑटो भी परिचालित पिंक ऑटो का परिचालन भी होता है, लेकिन इन पिंक ऑटो का परिचालन में या इन पिंक ऑटो के माध्यम से यात्रा करना काफ़ी महंगा होता है। तो ऐसे में 2 बसों के परिचालन कर रांची नगर निगम ने एक सराहनीय कदम किया है। लेकिन भविष्य में ऐसे पिंक बसों का परिचालन करने से रांची नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए एक लाभकारी कदम होगा। जी सागर। लेकिन कामेश, कई बार ऐसा होता है कि ये जो तमाम बड़ी सौगातें दी तो जाती हैं लेकिन धरातल पर इसका असर उतना बेहतर दिखाई नहीं देता।
कुछ दिन शुरुआती दौर में तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में वही हकीकत जो हम हर बार कहते हैं कि कागजी हकीकत जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। तो क्या इस पर भी ध्यान दिया जाएगा? अगर देखा जाए तो पूरी इसकी प्लानिंग कैसे की गई है और कैसे इसे हमेशा दुरुस्त रखा जाएगा? कामेश। देखिए सागर, रांची नगर निगम या राज्य के कोई भी नगर निगम की बात की जाए तो वहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था या यात्रा की व्यवस्था या लोगों की परिचालन और बेहतर शहर को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी जो है नगर निगम को होती है। और जिस तरह से रांची नगर निगम ने प्रयास किया, यह नया प्रयास नहीं है, इस तरह के कई और प्रयास किए गए। खासकर अगर बात पिंक बसों की बात छोड़ दी जाए तो रांची नगर निगम के क्षेत्र में लोगों को यात्रा की सुविधा के लिए कई बसों का परिचालन किया गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि कई बसें जो है वो खंडहर में पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। उन्हें बनाने के लिए ना तो नगर निगम के द्वारा कोई पहल किया जाता है। तो ऐसे में राज्य की जनता के जो करोड़ों रुपए का जो करोड़ों रुपए है वो ऐसे पानी में मिलते जा रहा है। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि नगर निगम जिन योजनाओं की शुरुआत करती है उन योजनाओं की शुरुआत में वो धरातल पे तो उतरती है, लेकिन ये कितने लंबे समय तक चल पाती है। क्योंकि रांची में अगर बात की जाए तो लोगों को यात्रा करने के लिए अभी कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग जो है, अगर रांची नगर निगम के अंतर्गत चलने वाली बसों की बात की जाए तो यहाँ मुख्य रूप से अगर बात की जाए जिन बसों की जो अच्छी स्थिति में है वो मात्र 10 से 12 बसें हैं जो एक ही रूट पे उनका परिचालन होता है। और मुख्य रूप से अगर रांची के आम लोगों की बात की जाए, अगर उनको यात्रा करना होता है तो ऑटो के माध्यम से, और ऑटो का किराया जो काफ़ी होता है। तो रांची नगर निगम को महिलाओं के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी ध्यान में रखकर, अन्य लोगों जो है उनको भी ध्यान में रखकर कई ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिन योजनाओं का लाभ जो है अब तक जनता को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए कई योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं। कल की पिंक बस की अगर बात की जाए तो उसमें कई ऐसी खामियां हैं। देखिए, बाहर से जो दो पिंक बसों का उद्घाटन जो है मेयर के हाथों किया गया, उन पिंक बसों का अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर से ये बसें पूरी तरह से फिट फाट दिख रही थी, लेकिन अंदर से बात की जाए तो अंदर से ये पुरानी गाड़ियां थी जिनको पेंट करके पूरी तरह से जो है लाया गया था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये वही बसें हैं जिन बसों का रख रखाव या कहीं ना कहीं इनके रख रखाव में कई कमियां आई थी, और उन कमियों को हल्का फुल्का दूर करके इन बसों को फिर से परिचालन के लिए पिंक बसों के नाम से जोड़ दिया गया या पिंक बस कह दिया गया। तो ऐसे में ये बसें कितनी सफल होती है, सड़क पे कितनी चलने में सफल होती है, या इनमें कई तकनीकी खामियां आती है या नहीं आती है, यह जरूर इसमें सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम ने उन पुरानी बसों के या खराब बसों को परिचालन का जिम्मा तो पिंक बसों के माध्यम से उठा दिया है और अपनी वाहवाही भी लूट रहा है। लेकिन जो योजना जो धरातल पे अभी उतार दी गई है यहाँ की महिलाओं के लिए, ये कितने दिनों तक चल पाएगा, यह अभी इस पर संशय बरकरार है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में हकीकत के बारे में भी तो हम खबर इस पर बयां करेंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी शुरुआत ये नगर निगम की तरफ से। लेकिन अब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में झारखंड में भी इसका खतरा मंडराती हुए दिखाई दे रहा है। प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद अधिकांश लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ में भी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन इसको लेकर फाइन भी काट रहा है, लेकिन लोगों को जुर्माना नहीं देना पड़े, इसको लेकर रांची जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला है। इसी कड़ी में राज्य के डीसी छवि रंजन अचानक रांची के सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान डीसी दुकानदारों से मिले और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान मुहैया नहीं कराने की बात भी कही है। भ्रम पैदा हो गई है कि वैक्सीन आ गया है तो कोरोना के केसेस खत्म हो गए हैं और कोविड पे जो जंग हमारी जारी थी वो हम लोगों ने जीत चुकी है, पर ऐसा नहीं है। कोरोना पे जंग अभी जारी है और SMS जो फॉर्मूला मैंने कहा है कि फॉलो करना है, वो कई लोगों को देखा कि वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये 3 SMS फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे तो कोरोना को हम लोग हराने में कहीं ना कहीं हम लोग का एक सफल प्रयास रहेगा। आशीष कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ रांची से। आशीष, जिला प्रशासन सख्त है केवल इसीलिए ताकि लोग सावधानियां भी बरतें, लोग सतर्क भी हो जाएं और लोगों की जेब भी ढीली ना हो। तो ऐसे में आम जनता को भी अब समझना चाहिए कि कोरोना को लेकर हम भी अब सतर्क हो जाएं। आशीष,
जी बिल्कुल, जैसे देखा गया था कि परसों पूरे रांची जिले में 2,07,500 रुपए का चालान कटा था 415 लोगों से। ये देखते हुए खुद डीसी छवि रंजन सड़क पर आए। उन्होंने सब लोगों से अपील की मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर यूज करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए। जिला प्रशासन जितना कर सकती थी उसके कदर पे उन्होंने रांची के हर इलाकों में सैनिटाइजिंग और मास्क देने का, वितरण करने का भी काम हुआ। जी लेकिन आशीष, क्या लग रहा है कि लोग क्या मानेंगे? बेशक डीसी सड़कों पर उतर गए हैं लोगों को समझाने के लिए, क्या लोगों पर कुछ प्रभाव इसका दिखाई दिया? जी बिल्कुल, जब भी लोग पहुंच रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वो ना तो सैनिटाइज हो रहे हैं, ना मास्क का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो खुद भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती जा रही है कि आए दिन रांची में और पूरे झारखंड में अब कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। और मुंगेर कार्यपालक सहायकों की सेवा बेल्ट्रॉन को सौंपने, स्थायी करने और वेतन बढ़ाने संबंधित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से जिले के कई विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक अब काम को ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 5वें दिन सभी कर्मियों ने किला परिसर से शहीद स्मारक के समीप सरकार की सद्बुद्धि के लिए विधि विधान से हवन किया। कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, मुंगेर की यह तस्वीर। ऐसे में इनकी प्रमुख मांगे क्या है, हड़ताल पर जाने की वजह क्या, ये भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये कहना इनका कि हड़ताल जारी रहेगा अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो 5 दिनों से कई विभागों के कार्यपालक सहायक हड़ताल पर हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। मामला सिकंदरपुर ओपी के आश्रम घाट का है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव गंडक नदी के किनारे तैरता हुआ पाया गया, जिसके बाद सिकंदरपुर ओपी पुलिस थाना उक्त डेड बॉडी को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया और फिर एम्बुलेंस की जगह ठेले पर ही रखकर बांधकर करीब 4 किलोमीटर का सफर तय कर SKMCH पहुंचाया गया और खुद पुलिस जिप्सी से वहां पर पहुंची। ये है, देखिए, अमानवीय चेहरा। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर, गंडक नदी में तैरता हुआ शव मिला तो फिर ठेले पर ही बांध दिया गया, क्योंकि ना तो एम्बुलेंस जिसके दावे करती है सरकार, ना कुछ। उसको ले आके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या स्थिति में शव था? पानी में बहता हुआ। पहचान वगैरह हो पाई है? ना, अभी पहचान नहीं। क्या उम्र होगी रात की? उम्र कम से कम 32-35। क्या कपड़ों पर क्या है बदन पर? टी-शर्ट पहना हुआ है और इनर पहना हुआ है। शिवशंकर झा संवाददाता फोन लाइन पर। शिवशंकर, एक बार फिर से अमानवीय चेहरा देखा गया पुलिस कर्मियों का, जिसका दावा तो किया जाता है कि एम्बुलेंस तमाम है, हमारे पुलिसकर्मी बड़े सजग रहते हैं मानवता को लेकर, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। शिवशंकर, सागर में बता दूं कि बिहार में जो लगातार सुशासन बाबू की सरकार दावा करती है एक तरफ, जहां दूसरी तरफ यहाँ एम्बुलेंस कराते हुए थाना अध्यक्ष खुद को अपना जिप्सी पर जाते हैं और सबको ठेला पर लाद के ले जाते हैं। पूछे जा रहे हैं तो कहते हैं कि एम्बुलेंस के अभाव के कारण यहाँ पे मैं मेडिकल एम्बुलेंस परीक्षण हेतु लेके जा रहा हूँ। जी, लेकिन क्या शिवशंकर अधिकारियों की तरफ से कुछ बयान आया इस पर? अधिकारियों की बयान हो रही है कि मैं देखता हूँ, इसको कार्रवाई करूंगा, अक्सर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कार्रवाई कहाँ कुछ होती है। वो प्रशासन और सरकार है, सैया कहा जाता है, देहाती कहावत, सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे को, इसके लेकर के अभी कोई प्रशासनिक कोई सुनवाई कुछ नहीं होती है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो एम्बुलेंस की जगह ठेले पर शव ये लेकर गए। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर उस अमानवीय चेहरे को ये प्रदर्शित करती है जिसका सरकार बार बार ये कहती है कि नहीं, हमारी पुलिस ऐसी नहीं है, हमारा स्वास्थ्य महकमा ऐसा नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा अमानवीय तस्वीरें, वाकई में बिहार पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को ये शर्मसार ये करती हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बिहार की सरकार बार बार ये कहती है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा बहुत मुस्तैद है, एम्बुलेंस की सेवाएं तुरंत मिल जाती हैं, लेकिन हालात बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अब यूपी में के योगी मॉडल को बिहार में लागू अब करवा रही है सरकार। सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए अपराध को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जिसका विपक्ष पूरी तरह से विरोध करने में लगा और इसी एजेंडे पर अब सरकार कह रही है कि काम हम करेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे, क्योंकि पुलिस कानून पर हंगामा सदन में पेश किया गया था कल के दिन। पुलिस अधिनियम 2021 पर विपक्ष ने भी अपनी राय रखी थी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।